सलमान साहब, सबसे पहले तो एक सवाल उठाया जा रहा है हुकूमत पर कि हुकूमत इतना घबरा क्यों गई। ये कॉन्फ्रेंस ही तो थी, होने दी जाती है। और दूसरा, इसकी नतीजा खेजी पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद और इसके हवाले से पैदाशुदा रुकावटों का जिक्र है, तो मेरा ख्याल है उसका कोई जवाज़ नहीं था कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप कौमी इशूज़ के हवाले से किसी एक जगह बैठना चाहती है और बैठकर मुल्की हालात पे गौर व गौज़ करना चाहती है तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए। और बात यह कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत है और हम कहते हैं कि जमहूरियत और जमहूरी अमल का तसलसल जारी है, तो फिर इस तरह की रुकावटों का, कदगलों का कोई जवाज़ नहीं। जहाँ तक नतीजा खेजी की बात है तो मैं आपको याद करवाता चलूँ कि लास्ट वीक मेरा ख्याल हमारे सारे पैनल की राय ये थी कि जी ये कौमी कॉन्फ्रेंस तो मुनक्किद हो रही है, यकीनन उस पर कौमी इशूज़ पे बातचीत होगी, लेकिन ये जो ग्रैंड अलायंस है इस पर पेशरफ नहीं होगी। और आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी बड़े वसूख से आपको कहा था कि JUI इसका हिस्सा नहीं बनेगी, और यही वजह है कि उन्होंने एलामिया पे दस्तखत नहीं किए। और लेकिन इस पैनल की ये राय भी थी कि हुकूमत को फिलवक्त कोई खतरा नहीं है, ये इत्तेहाद बनता भी दिखाई नहीं दे रहा, और अगर बन जाता है तब भी खतरे की कोई बात नहीं, तो फिर क्यों हुकूमत ने इतना संजीदा लिया? आपको बताया ना कि जी अपोजिशन को इस तरह की एक्टिविटी करने की इजाज़त तो होनी चाहिए, और उन्होंने ये सारी रुकावटें क्यों पैदा की हैं ये तो बहरहाल गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है। लेकिन बात यह कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जिन इश्यूज़ की बात करती नज़र आ रही हैं, तो मैंने आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा आप ही को मुखातब करते हुए कहा था कि ये आइन कानून की बालादस्ती के हवाले से दो आरानी। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस सारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, जो पाकिस्तान के सुलगते इशू हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, गवर्नेंस है, इसका उस एलामिया में क्या जिक्र है? तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की इस तरह की किसी तहरीक का क्या हिस्सा बन पाएंगे? देखिए, बात यह कि ये अलाइंसेस माजी के अंदर भी बनते रहें, ये कभी हुकूमतों के लिए ख़तरा नहीं होते। जहाँ तक कि बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस भी हुए, उससे हुकूमतें ख़त्म नहीं होती, हुकूमतें दफाई महाज पर ज़रूर चली जाती हैं। मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप एक जगह पे बैठती है, अपने एक एलामिया जारी करती है इशूज़ पे, लेकिन हुकूमत ये प्रेशर उस तरह लेती नज़र नहीं आती जिस तरह उसको लेना चाहिए। अच्छा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर कोई ऐसा रद्दमल मौजूद नहीं, और इस रद्दमल ना होने की वजह यह है कि हमेशा डॉक्टर साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अदम वाबस्तगी का, कि बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान अदम वाबस्तगी क्यों है कि माजी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ास तौर पर अपोजिशन जो थी वो लोगों के इशूज़, लोगों के मसाइल, लोगों की आवाज़ बनती थी, मसाइल ज़्यादा लोगों की, महंगाई ज़्यादा लोगों की। और मुझे याद पड़ता है खुद PTI जब अपोजिशन के अंदर थी, इसी लाहौर के अंदर बड़े बड़े मुजाहरे होते थे, मुझे उनके कतबे भी याद हैं कि उन पर क्या लिखा होता है। फिर वो हुकूमत में आए, लेकिन महंगाई के आगे बंद बांधा जा चुका है, बल्कि पाकिस्तान के जो बिजली के बिल थे, गैसेस थी, पेट्रोलियम थी, वो सब कुछ को आपने IMF की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया गया। लिहाजा ये एक रवायती सी कॉन्फ्रेंस ज़रूर थी, नतीजा खेजी इसकी कोई नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर देखें, उन्होंने कहा कि जी PTI ने इसी में ऐलान कर दिया कि हम तो तहरीकें चलाएंगे। इसका मतलब PTI अपनी रवायती सियासत और सोलो प्रवास पे गामजन है। लेकिन JUI भी कह रही है कि हम 20 अप्रैल के बाद मुतहर्रिक होंगे। वो JUI अपने प्लेटफार्म से सरगर्म होगी, वो इनके साथ नहीं जाएगी। आप लिख के रख लें, JUI उनके साथ नहीं जाएगी, इसलिए कि JUI और PTI के दरमियान जो असल लड़ाई है वो तो पख्तूनख्वा की लड़ाई है। अगर मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के अंदर धांधली का रोना रोते नजर आ रहे हैं, वो तो मुतासर हैं खुद पख्तूनख्वा के कि उनकी सीटें तो चली गई PTI के पास। लिहाजा अभी तक मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा कंसेंसस हो पाया है। अलबत्ता शायद खाकान अब्बासी साहब के रिमार्क्स में आपको जरूर बता देता हूँ कि उन्होंने फिर वही बात कही है कि ये जो खतूत का अमल था मैं उसके हक में नहीं हूं, और वो तो यहाँ तक कहते नजर आए कि अभी तो कोई बड़ी तहरीक की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम इब्तदाई मुशावरत का अमल। लेकिन आपको अब्बासी साहब विकेट से बाहर खेलते हुए दिखाई नहीं दिए? जी, अब्बासी साहब को एक बड़ा रोल अपोजिशन ने जरूर दिया है कि वो कन्वीनर हैं इनके दरमियान, लिहाजा उन्हें बड़ा विकेट के बाहर खेलना पड़ेगा। लेकिन उनके अंदर से वो जो नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत है वो खत्म नहीं हो पा रही, कि जहां पर उनका रद्दमल सामने आ रहा है वहां पर वो ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि मेरा 35 साल से नवाज शरीफ साहब से तल्लुक है। नवाज शरीफ साहब किसी किस्म की करप्शन में मुब्तला नहीं थे। और नवाज शरीफ साहब का मैं ज़ाती तौर पर एहतराम करता हूँ। देखें, बात यह कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए हमें कोई 3-4 दहाइयाँ हो गई हैं
اپوزیشن کی جب تحریک بنتی ہے تو نظر آتی ہے، اور ابھی تک تو اس بات پہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا کہ پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا ٹارگٹ حکومت ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. جب تک وہ اس حوالے سے یکسو نہیں ہوں گے میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی تحریک وہ برپا کر پائیں گے. سلمان صاحب، ایک تو بڑی تعداد کو شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پرویز خٹک صاحب سے متعلق میں اسپیشلی آپ سے جاننا چاہتی ہوں، نہ تو وہ حکومت کا حصہ نہ اتحادیوں کا حصہ، پھر وزیر اعظم کے مشیر کیسے لگ گئے؟ دیکھیں یہ کیبنٹ میں اضافے کی خبریں چند ہفتوں سے آ رہی تھی، اور اس حوالے سے جو حکومتی اتحادیوں کا حکومت پر دباؤ تھا. اب جتنا بڑا اضافہ ہوا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے کیبنٹ اناؤنس کی تھی، یہ اس سے دگنا اضافہ ہے، اور انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا، لیکن بڑی تعداد میں اس میں مسلم لیگ نون کے وزراء شامل ہوئے. یہ تو ایک طرف حکومتی اعتماد کا منظر ہے، انہیں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. دوسری بات جہاں تک پرویز خٹک صاحب کی ہے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. میں نے جب یہ نام پڑھا اور مجھے اس بات پہ یقین نہیں آیا، چونکہ یہ وہ چیف منسٹر تھے پختونخوا کے جن کے معلم جبہ کا کیس اور 1 بلین ٹری اور کرپشن کے الزامات، اور میں تو حیران تھا اس پہ. خود پختونخوا کی لیڈرشپ اس وقت جب یہ کیبنٹ اناؤنس ہو رہی تھی وہ جاتی عمرہ میں بیٹھے تھے. وہاں پر ہمارے دوست زاہد خان صاحب وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے تھے، اور پی ٹی آئی کی اپنے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ وہاں پر نواز شریف صاحب کے پاس موجود تھی. کیا پرویز خٹک صاحب کی وہاں کیا مجبوری تھی؟ میرا خیال ہے اگر مجبوری میں آپ کو بتاؤں تو انہیں کوئی اسائنمنٹ ضرور دی گئی ہے پختونخوا کے حوالے سے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بڑی شدید ریزنمنٹ ہے. اور بات یہ کہ یہ جو سیاسی وابستگیوں کی تبدیلی کا عمل ہے، اس نے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کو کمزور کیا ہے. اور المیہ یہ ہے، میں آپ کو پوری ایک تاریخ بتا سکتا ہوں کہ المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے والے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل ورکر جو ہے بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوئی. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ اب وہ جو پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت ہے، وہ باب اب بند ہو گیا. تو لہٰذا